पहाड़ी कबीले में पैदा हुई। वो बहुत खूबसूरत थी। जब वो 16 साल की हुई तो उसकी शादी हो गई। ससुराल वालों का सलूक उससे अच्छा ना था। एक देवर तो निहायत सख्त दिल और शक्की नौजवान था। वो औबाश और निकम्मा भी था। उसका नाम संगीन खान था। वो काम कम करता और रोब ज्यादा जमाता था। इन्हीं आदात के बायस सब नाराज थे, मगर उसकी दादागिरी की वजह से चुप रहते थे। मेहरू तो अपने इस तेवर से सहमी सहमी रहती, क्योंकि उसके कंधे पर हर वक्त बंदूक होती और बात करते हुए वो खून खराबे का तस्करा जरूर करता था। ताहम तीनों बेटों में से यही माँ का सबसे लाडला था। मेहरू की सास बड़ी सख्त कीर औरत थी और बहू के मामले में उसकी संगदिली इंतहा को पहुंची हुई थी। ये उन दिनों का जिक्र है जब बड़े सवेर अभी तकसीम ना हुआ था। तब अक्सर घरों में आटा पत्थर की चक्की पर खवातीन खुद पीसा करती थीं। मेहरू की 3 नंदें थीं, लेकिन सास तमाम घर वालों के लिए रोजाना का आटा चक्की पर मेहरू से ही पिसवाती थी। हालांकि ये लोग खाते पीते घरानों में शुमार होते थे, फिर भी खात्मा रखने की बजाय सास मेहरू से ही धान की बोरियां कटवाती और पानी के मशकीजे भरवाती थी। पहाड़ों में बहते चश्मों से भारी मशकीजे भर लाना कोई आसान काम नहीं था। ये काम मोहिब खान का मुलाजिम भी सर अंजाम दे सकता था, मगर जहां दीदा सास नाजुक बदन बहू को आसाइश पसंद ना बनने देना चाहती थी। चश्मे पर पानी भरने को मेहरू के साथ उसकी नंदे में जाती थी, मगर मशकीजे सिर्फ मेहरू ही उठाती थी। वो सारे घर का काम खामोशी से करती। वो निहायत अताअत गुजार औरत थी। उसने कभी ससुराल वालों को शिकायत का मौका ना दिया। ब्याह के बाद वो कभी मैके भी लौट कर ना गई। एक रोज सास ने मेहरू से कहा, बहू ये अमानत के रुपए हैं, इनको संभाल कर रखो। मेरे शौहर के पास कोई शख्स अमानत रखवा कर गया है, जब वो मांगेंगे मैं तुमसे ले लूंगी, अपने पास नहीं रख सकती। अगर संगीन देख लेगा तो मुझको तंग करेगा। मेहरू ने रकम ट्रंक में छुपा दी और ऊपर से ताला भी लगा दिया। जाने कैसे संगीन ने छुपकर ये गुफ्तगू सुन ली। चंद दिन गुजरे तो सास ने अमानत तलब की। मेहरू ने ट्रंक खोला तो रकम गायब थी। उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। अब सास को क्या जवाब थे? वो समझ गई कि खान की कारस्तानी है, मगर वो लब ना खोल सकती थी। सास ये बात कहाँ मानने वाली थी, उल्टा उसी पर इल्जाम धर देती। उस जमाने में 150 की रकम भी 5000 के बराबर होगी, जबकि एक मकान भी इतनी रकम में मिल जाता था। मेहरू की समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे। गुमसुम ट्रंक के पास बैठी थी, तभी सास अंदर आकर बोली, मेहरू वो रकम अपने पास ही रहने दो, फिलहाल तुम्हारे ससुर को जरूरत नहीं है। जिस शख्स की अमानत है उसे जुमे को लौटना है। उस वक्त तो मुसीबत टल गई, मगर रकम तो मेहरू को देनी थी। तमाम रात ये बेचारी सोचती रही, शब को ना सो सकी। वो किसी से अपनी परेशानी ना कह सकते थे। शौहर बस्ती से बाहर गया हुआ था, मैका दूर था। शिकंजा खान यहाँ होता तब भी क्या होता। उस कबीले में उन दिनों औरतों की हैसियत मर्द की जर खरीद लौंडी के बराबर थी। शिकंजा खान पूरी तरह माँ के शिकंजे में था। वो बीवी की बात कब सुनता था? जुमे में 3 दिन बाकी थे। ये सोच सोचकर मेहरू का जी उल्टा जा रहा था। सुबह सवेरे 4 बजे बेदार होना उसका मामूल था। रोजाना के लिए आटा चक्की पर पीसना होता था। आज भी चक्की पीसते हुए सोच की लिपटों पर सुलगती रही। दरवाजे पर दस्तक हुई। घर का मुलाजिम बख्त आया था, जिसका सारा खानदान उसके ससुर मोहिब खान का नमक ख्वार था।
और ये सिलसिला पुश्तों से चला आ रहा था। ऐसे चाकरों का सिलसिला गुलामी एतबार की जंजीरों से बंधा होता था। बहू बेटियां घर की चार दीवारी के अंदर से उनको काम बता सकती थीं। मुलाजिम घर के अंदर कदम नहीं रख सकते थे। वक्त की दस्तक सुनकर मेहरू ने चक्की का फेरा ठहराया और मशकीजे को कमर से उतारकर जमीन पर रख दिया। वो खली की भीगी परात उठाकर डेवड़ी के पास ले गई और बोली, बख्त, जानवरों को चारा डाल दे, पर जरा ठहर कर मेरी बात सुन ले। जी बहू बीबी, कहिए क्या बात है? मेहरू बोली, अम्मा ने मेरे पास 150 रुपए रखवाए थे। वो किसी की अमानत थे। मेरे ट्रंक से चोरी हो गए हैं। मेरा जेवर किसी सुनार के पास गिरवी रखकर रकम ला दो, वरना बड़ी खराबी मुझ पर टूटेगी। अभी वो इतनी बात ही कर पाई थी कि खटका हुआ। वो जल्दी से डेवड़ी से हटती हुई बोली, अच्छा वक्त, अब तुम जाओ। मैं कल सुबह तड़के से पहले जेवर तुम्हारे हुजरे में पहुंचा दूंगी। मुलाजिम चला गया। वो तमाम दिन सोचता रहा कि मेहरू बीबी मुसीबत में है। अब उसका अंजाम ना जाने क्या होगा। रात ही बहू ने पोटली बनाकर जेवरात गंदुम के ढेर में छुपा दिए थे। ये जेवरात उसकी माँ ने उसे दिए थे। वो उनकी बिला शिरकत गैर मालिक थे। रात के चौथे पहर वो उठ गई। उसने जेवर की पोटली गंदुम की ढेरी से निकाली और दर खोल वक्त की कोठरी को चल दी। दरवाजे से उसके हुजरे का फासला 40 कदम होगा। घर की दीवार के साथ ही छोटा सा कमरा बाहर की जानिब बना हुआ था, जिसकी छत घर की चार दीवारी से नीची थी। साथ ही उससे मुत्तसिल जानवरों का बाड़ा था। दिया बुझा हुआ था, लेकिन सुबह का मुखड़ा रात के घूंघट से झलकने वाला था। तभी रात का रंग फीका पड़ता जा रहा था। वक्त जाग रहा था। मेहरू ने हल्के से दर बजाया और वक्त ने उससे जेवर की पोटली ले ली। जब मेरा भाई आएगा, रुपए उससे लेकर जेवर छुड़वा लूंगी, मगर ध्यान रखना, इस बात की किसी को कानो कान खबर ना हो। वो जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से पलट गई, लेकिन अभी घर की दहलीज पर कदम रखने ना पाई थी कि संगीन खान ने उसको ललकारा, रुक जाओ मेहरू, तुम वक्त के हुजरे से आ रही हो ना? संगीन की आवाज सुनी तो उसके बदन में सनसनी दौड़ गई। कदम जमीन ने जकड़ लिए और वो जैसे पत्थर की हो गई। तभी वो घोड़ी से उतर आया और बोला, बेगैरत, हमारा भाई घर में नहीं है तो क्या हुआ? हम तो तुझे देख सकते हैं। ये सुनते ही मेहरू ने हिम्मत जमा की और तेजी से घर के अंदर चली गई। मगर संगीन खान, जो इस वक्त न जाने किधर से आ रहा था, बंदूक तान कर खादिम के सर पर जा पहुंचा। वक्त बेचारा झोली में मेहरू के जेवर रखे न जाने किन सोचों में गुम था। वो ये जेवर अपने दुपट्टे में बांध कर लाई थी और दुपट्टा अब नौकर की गोद में फैला हुआ था। संगीन ने उसका गिरेबान पकड़कर उसे खड़ा किया तो जेवर और दुपट्टा जमीन पर गिर गए। दुपट्टा उठाकर संगीन ने जेवर दोबारा उसमें डाल लिए और वक्त को धक्का देकर बोला, नमक हराम, तेरी ये मजाल? फिर उस पर लातों और मुक्कों की बारिश करते हुए कहने लगा, अभी तुझे बंदूक से हलाक कर डालता, लेकिन इसका फैसला भाई के हाथ होना चाहिए। उस वक्त तक इस कोठरी में तू मौत का इंतजार कर, जब तक भाई लौट कर घर नहीं आ जाता। ये कहकर उसने हुजरे के दरवाजे पर लगी लोहे की जंजीर वाली कुंडी बाहर से चढ़ाकर ताला लगा दिया। इधर मेहरू जान चुकी थी कि अब उसकी मौत यकीनी है। नौकर की कटिया में कदम रखकर उसने जो फाश गलती की थी, उसकी सजा उसे मिलनी थी। देवर ने उस पर बदकारी का इल्जाम लगा ही देना था, क्योंकि उस घराने की औरतें मुंह अंधेरे यूं ही घर से बाहर कदम नहीं निकालती थीं। ये बात बहू को अच्छी तरह मालूम थी।